हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 सॉल्यूशंस का पार्ट 3। और इस वीडियो में हम जानेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में और सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में और हेनरी लॉ और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। आइए जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। तो जब हम कोई भी सोल्यूट वाटर में या सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन, मतलब पानी में घुलता है कोई भी सोल्यूट, तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। दूसरा क्या होता है, सम सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अब जो सोल्यूट पानी में डिसॉल्व हो गया है और जो सोल्यूट नीचे बैठा हुआ है जो डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो जो पानी में डिसॉल्व हुए सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, जब वो नीचे अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट से टकराते हैं तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब डिसॉल्व सोल्यूट वापस सॉलिड में कन्वर्ट होकर नीचे बैठना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अभी एक बार इसको पढ़ लो, मैं अभी समझाऊंगा इसे डायग्राम बना के, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक और चीज पढ़ लेते हैं साथ में। A stage is reached when the two process means dissolution and crystallization occurs at the same rate। दोनों सेम रेट पे होने शुरू हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा। अंडर सच कंडीशन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन। इस टाइम पे जब दोनों प्रोसेस बराबर हो रही है तो जितने पार्टिकल सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में जाएंगे, number of solute particle going into solution will be equal to the solute particle separating out। वो उसके बराबर होंगे जितने separate out, मतलब नीचे बैठ रहे हैं। एंड स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, और एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन। मतलब सोल्यूट सोलवेंट में मिलकर जितना सॉल्यूशन बना रहा है, सॉल्यूशन वापस उतना ही सोल्यूट और सोलवेंट भी बना रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। अब मैं इसे आपको समझाता हूं और ध्यान से समझेंगे इन बातों को। चलिए सपोज करते हैं, अब हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने क्या डाल दिया है, सोलवेंट। अभी हमने पानी लिया हुआ है। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स डालता हूं, जब मैं सोल्यूट पार्टिकल डालूंगा तो अभी मैं सपोज जस्ट ये कह रहा हूं कि वो अभी डाला ही है मैंने और वो सोल्यूट पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं। ठीक है, हम और भी सोल्यूट पार्टिकल्स ले लेते हैं। जैसे ही हम सोल्यूट डालेंगे तो वो क्या होगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल उसके अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। और अब हम इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं, ये आपने इमेजिन करना है, क्योंकि देखो ये चीज़ आप जितनी ज़्यादा बार आप समझोगे, सुनोगे, इमेजिन करोगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको समझ आती रहेगी। ठीक है, ये नीचे सोल्यूट पार्टिकल अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन ऊपर वाली लाइन में से हमने सोचा कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व हो गए हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स भी डिसॉल्व कर लेते हैं हम। चलिए, तो ये तो हो गया डिसोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट पार्टिकल, ये लिक्विड फॉर्म में चले गए हैं डिसॉल्व होकर। अब क्या होगा, जो ये पार्टिकल्स हैं क्योंकि मूव कर रहे हैं, सोल्यूशन वाले पार्टिकल अपनी जगह पे रुके हुए तो है नहीं, तो कुछ पार्टिकल्स हो सकता है नीचे जो पार्टिकल बचे हुए हैं उनसे टकराएं और वापस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, अब क्रिस्टलाइजेशन। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने सोल्यूट डाला था तब सिर्फ डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पानी में बिल्कुल भी सोल्यूट नहीं था, तो सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा था, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रही थी। जब डिसोल्यूशन प्रोसेस के कारण सोल्यूट पानी में चला गया तो अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी शुरू हो गई, मतलब अब क्रिस्टल्स बनने भी शुरू हो गए। तो क्रिस्टलाइजेशन बाद में शुरू हुई। तो स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन प्रोसेस फास्ट थी और क्रिस्टलाइजेशन स्लो थी, लेकिन जैसे जैसे सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे वैसे वैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी फास्ट होनी शुरू हो जाएगी।
तो एक टाइम पे दोनों जो प्रोसेस है वो सेम स्पीड से होने लग जाएगी। मतलब अगर सोल्यूट के 5 मॉलिक्यूल्स किस में जा रहे हैं, सोल्यूशन में जा रहे हैं, तो 5 ही मॉलिक्यूल्स वापस सोल्यूट में भी कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो इस स्टेज पे जो मतलब स्टेज आएगी, इसे हम कहेंगे भाई अब इसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ये स्टेज होगी हमारी इक्विलिब्रियम की, जब जितने पार्टिकल्स सोल्यूट के सॉल्यूशन में जाएंगे उतने ही पार्टिकल सोल्यूट के वापस नीचे जो सोल्यूट बचा हुआ है उससे टकराकर वहीं पर जम जाएंगे। तो इस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, सपोज कि 100 पार्टिकल्स हैं, 100 में से 10 बैठते हैं नीचे जाकर के, तो 10 ही क्या होंगे, वापस सॉल्यूशन में आ जाएंगे, तो कांस्टेंट रह गए, फिर 100 ही रह गए। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो सिचुएशन आई, दिस इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा से पढ़ लो, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो एक बार दोबारा से इसे रीड कर लो। चलिए वीडियो को आराम से पॉज करके दोबारा से देखना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां पे आपको और कुछ नई बातें इसी से रिलेटेड जानने को मिलेंगी। At this stage, the concentration of solute in solution will remain constant under the given condition. खास बात ये भी है कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए सिस्टम का, अदरवाइज तो फिर नेचुरल सी बात है कि कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगी भाई, 100 हैं तो 100 ही रहेंगे। 10 अगर सोल्यूट के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो 10 ही पार्टिकल्स जो है वो क्रिस्टल से वापस डिसोल्व भी हो रहे होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सच ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसोल्व। अब इसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसोल्व नहीं हो सकता। ये तो आपको भी पता ही है कि जब हम पानी में चीनी या नमक घोलते हैं तो एक टाइम पर वो घुलना बंद हो जाता है। तो इस सोल्यूशन को जिसमें और ज्यादा सोल्यूट डिसोल्व नहीं हो रहा एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट डिसोल्व हो चुका है, और जिसमें अभी और डिसोल्व हो सकता है उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। An unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature. Okay, got it? तो ये आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशंस भी पता लग गई। आइए, द सॉल्यूशन विच इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट, मतलब कि जो हमने बाद में बनाया था जिसमें इक्विलिब्रियम आ गया है, किसके साथ, अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट के साथ, इट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन ही कहते हैं, एंड कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा उसमें सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका होगा। ठीक है, उससे ज्यादा और डिसॉल्व नहीं होगा। वही बात है, दोबारा कही हुई है, लेकिन फिर भी अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम एक वीडियो देखेंगे इसी चीज को समझने के लिए, हो सकता है थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। तो इसमें भी हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो एक बीकर ले लेते हैं और उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, साल्ट ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हम साल्ट ऐड करेंगे तो ये सारा साल्ट जो है इसके अंदर डिसोल्व हो गया, क्योंकि सारा डिसोल्व हो गया, अभी भी और डिसोल्व होगा, तो ये क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। देखिए, सॉल्यूशन विच कैन डिसोल्व मोर क्वांटिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस इन इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर इसमें हम और भी ज्यादा साल्ट डाल देते हैं तो क्या होगा, अब सारा डिसोल्व नहीं होगा, कुछ जो साल्ट है वो नीचे बच गया है, मतलब कि अब डिसोल्व नहीं हो रहा, अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इस स्टेज पर जो सॉल्यूशन है उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसोल्व any more quantity of a given substance in it is said to be saturated solution। और जो ये नीचे बचा हुआ है यहाँ, ये किस में पार्टिसिपेट करेगा, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, यहाँ पर अब इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो अगर अच्छे से अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा से आपने ये वीडियो शुरू से देखनी है, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ ना आए, एंड आई एम श्योर कि धीरे धीरे आपको समझ आ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो सोल्यूबिलिटी मतलब कि भाई एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी सोल्यूबिलिटी है। ठीक है, मतलब कि हमने अगर मान लो 1 गिलास पानी लिया और उसमें हमने
नमक घोलना शुरू किया, तो नेचुरल सी बात है ये तो हो नहीं सकता कि उसमें भी 1 किलो नमक डिजोल्व हो जाएगा, कुछ मैक्सिमम अमाउंट है, उससे ज़्यादा वो डिजोल्व नहीं होगा। तो जितना उसके अंदर नमक डिजोल्व होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर देंगे, हम मान लेते हैं 100 ग्राम या 100 ml पानी ले लेते हैं, उसमें जितना कोई भी सोल्यूट डिजोल्व होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। इसी डेफिनेशन को हम और डिटेल में समझते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगी। द solubility of a solid in a liquid at any temperature is defined as the maximum amount of the solid in gram which can be dissolved in 100 gram of the solvent to form the saturated solution. Saturated solution वही होता है जिसमें और ज़्यादा डिजोल्व ना हो सके। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड जो 100 ग्राम सोलवेंट में डिजोल्व होगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, इसे एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, आई होप समझ आ जाएगा। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस किस चीज पे करती है। इट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर। नंबर 1 नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, सेकंड इज टेम्परेचर एंड थर्ड वन इज प्रेशर। तो एक एक करके हम इनको अब स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो सोल्यूशन लेंगे वो लेंगे सॉलिड एंड लिक्विड के एग्जांपल्स। ठीक है, अब सॉलिड को अगर हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो पहला हम जानते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। इस केस में एक लॉ फॉलो होता है दैट इज कॉल्ड एज लाइक डिसॉल्व लाइक। ओके, तो लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है जो जैसा है उसमें वैसी ही चीज घुलेगी। मतलब पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सोलवेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सोलवेंट। ये खास बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व इजीली इन वाटर। नमक और चीनी तो पानी में आराम से घुल जाती है, लेकिन दो सब्सटेंस है नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब नेफ्थलीन और एंथ्रासीन क्या होते हैं? नेफ्थलीन, आपने नेफ्थलीन बॉल सुनी होगी, ये इसका फॉर्मूला है और इधर ये आपको एक इमेज के लिए दिखा रखा है। और एंथ्रासीन का फॉर्मूला होता है ये, इसमें 3 बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व इन बेंजीन, इजीली डिसॉल्व इन बेंजीन, बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सोल्यूट डिसॉल्व हो गया और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर ही डिसॉल्व होगा। एंथ्रासीन और नेफ्थलीन ये क्या है? नॉन पोलर हैं। ठीक है, इन जनरल अ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सोलवेंट if the intermolecular interactions are similar in solute and solvent। मतलब कि सोल्यूट ऐसे सोलवेंट में डिसॉल्व होगा जिसमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है वो एक जैसी होंगी। ठीक है, सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होंगी, वहां पे सोल्यूट और सोलवेंट आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हेन अ सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू सोलवेंट अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों जो प्रोसेस हैं वो साथ साथ चलेंगी। जैसे कि एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होती है बैकवर्ड रिएक्शन। तो दोनों तरफ जो रिएक्शन है वो बराबर चलती रहेगी, उसे कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं भी इक्विलिब्रियम आ गया तो काम रुक गया, नहीं, काम चलता रहेगा दोनों तरफ। ठीक है, लेकिन सेम स्पीड से चलेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम है। विच कैन बी शोन एज दिस सोल्यूट प्लस सोलवेंट इक्विलिब्रियम सोल्यूशन। तो इस स्टेज पर अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भाई सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। ये डिपेंड करता है कि जो हम सोल्यूट सोलवेंट में डाल रहे हैं तो जो प्रोसेस हो रही है वो एंडोथर्मिक हो रही है या एक्सोथर्मिक हो रही है। 2 तरह की प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक जिसके लिए हमें हीट चाहिए, मतलब हमें गर्म करना पड़ेगा, तब तो कहेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एक एक्सोथर्मिक जिसके दौरान हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है, उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सिंपल सी बात है, जैसे दूध गर्म करना है तो हमें उसको गर्म करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, वो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। लेकिन जैसे ही हम कोई चीज जलाते हैं तो उसमें से हीट बाहर निकल रही है, वो हो गई एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये सिचुएशन यहां पर भी हो सकती है जब हम सोल्यूशन बनाते हैं। तो अगर सोल्यूशन बनाना क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इफ in a nearly saturated solution the dissolution process is endothermic। अगर dissolution process क्या है, मतलब solution का बनना एक endothermic process है, then the solubility should increase with rise in temperature। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर प्रोसेस है एंडोथर्मिक तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। और अगर प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, इफ इट इज एक्सोथर्मिक देन द सोल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं जब प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आई होप समझ आ जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी पे। तो अगर हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में तो अफेक्ट ऑफ प्रेशर इज नेग्लिजिबल, मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्यों? क्योंकि दोनों पर ही प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो सॉलिड कंप्रेसिबल है और ना ही लिक्विड। इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते विद प्रेशर, सो दे आर अनअफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। पहले हमने देखी थी सॉलिड इन लिक्विड, अब हम देखते हैं गैस इन लिक्विड। मैनी केसेस डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। काफी गैसेस हैं जो पानी में डिसॉल्व है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कम डिसॉल्व होती है। दूसरी तरफ एक HCl गैस है, ओके सॉरी, इट इज दिस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल एक्वेटिक लाइफ। जो ऑक्सीजन पानी में थोड़ी बहुत ही घुल जाती है, उसी से जो एनिमल्स हैं वो अपनी लाइफ आराम से चला लेते हैं। ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। दूसरी तरफ हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है, क्योंकि ये पोलर है, HCl इज पोलर मॉलिक्यूल, तो ये पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाता है क्योंकि वाटर इज आल्सो पोलर, और ऑक्सीजन इज नॉन पोलर, इसलिए वो पानी में कम ही डिजोल्व होती है। ओके, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर का गैस की सोल्युबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। आइए इसको एक और डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे बढ़ती है अभी प्रेशर बढ़ाने पर। सपोज सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉल्वेंट, कंसीडर अ सिस्टम। एक सिस्टम ले लेते हैं जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे जो है ये सॉल्यूशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पानी है और पानी के अंदर जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक कलर के, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो डिसॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, और ऊपर जो है सिर्फ गैस है, और हमने यहाँ पर एक ये ढक्कन लगा दिया जिसको हम पिस्टन नाम दे रहे हैं, और इसके ऊपर हमने वेट रखा हुआ है कुछ, ताकि पिस्टन ऊपर ना जाए, यहाँ पर फिक्स है। ओके, तो इस स्टेज पर क्या हो रहा है पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। द लोअर पार्ट इज सोल्यूशन एंड द अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। ठीक है, ये फिक्स है। एज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन अ स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ये सिस्टम किस में मान लेते हैं हम, इक्विलिब्रियम में, मतलब कि जितने पार्टिकल इधर जा रहे हैं गैस के सॉल्यूशन में जा रहे हैं, उतने ही पार्टिकल्स बाहर भी जा रहे हैं, इवेपोरेट भी हो रहे हैं। तो दोनों प्रोसेस सेम स्पीड से चल रही है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में। अंडर दीज कंडीशन रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लीविंग द सॉल्यूशन फेज इज सेम, तो इसलिए ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब हम क्या करते हैं, वेट को थोड़ा बढ़ा देते हैं और पिस्टन को नीचे लेके आते हैं। ठीक, नाउ इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉलर वॉल्यूम, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। तो अब हम क्या देखते हैं, दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो नेचुरल सी बात है भी गैस का वॉल्यूम कम हो गया और नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर बढ़ गए। ठीक है, अब कम वॉल्यूम में पार्टिकल उतने ही है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस का प्रेशर भी बढ़ेगा, और नेचुरल सी बात है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग इनटू द सॉल्यूशंस में जाने वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आइए पढ़ते हैं। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल per unit volume over the solution, resulting in an increase in the pressure of gas above the solution and thus its solubility increases। तो मतलब जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की सोल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और डिटेल में हम इसे समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट एंड दिस इज नोन एज हेनरीज लॉ। और ये क्या कहता है, हमें इसकी 3 डेफिनेशन समझनी है, बस घबराना नहीं है, भी 3 डेफिनेशन है, आपको अच्छे से तो एक ही याद करना है, लेकिन समझने के लिए, पूरा कंसेप्ट समझने के लिए हमें इसकी 3 अलग अलग डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। पहली डेफिनेशन देखते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट
at a constant temperature the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas। अभी जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा वही है कि भाई जो solubility है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो solubility भी ज़्यादा होगी और अगर प्रेशर कम है तो solubility भी कम होगी। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। दोबारा पढ़ लेते हैं। द solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at the temperature। ओके, तो ये समझ आ गया। अब देखते हैं हम इसकी सेकेंड डेफिनेशन। द मास ऑफ अ गैस dissolved in given volume of the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas present in equilibrium with the liquid। भाई कितना मास मीन्स अमाउंट ऑफ गैस डिजोल्व होगा इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिपेंड्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। वही बात है कि भाई जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस का अमाउंट जो है वो डिजोल्व होगा, मास ऑफ गैस डिजोल्व होगा। इसे हम इस जनरल एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि हमने लगा दिया के। ठीक है, वेयर एम इज द मास ऑफ द गैस डिजोल्व, पी इज द प्रेशर ऑफ द गैस एंड के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये थी इसकी दूसरी डेफिनेशन। दोनों बातें मिलती जुलती हैं और तीसरी बात भी थोड़ी कुछ हद तक मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है उसमें। आइए देखते हैं तीसरी चीज क्या है। द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, मतलब ये सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है और इसी डेफिनेशन को आपने अच्छे से याद भी करना है। तो क्या है ये, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन and is expressed as P is equal to KHX। तो मतलब देखो, पहले तो डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। अब वेपर फेज क्या है, जैसे कि सपोज हमने ये बीकर लिया हुआ है, इसके अंदर यहाँ पर हमने सॉल्यूशन बना दिया है, इसमें गैस है और यहाँ पर हमने जो है गैस ऊपर रखी हुई है। तो यहाँ पर जो गैस है वो है वेपर फेज में, ठीक है, और यहाँ पर जो गैस है वो किस में है, सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर जो वेपर फेज में जो गैस है उसका जो प्रेशर है किस पे डिपेंड करेगा, जो सॉल्यूशन में गैस है उसके मोल फ्रैक्शन पे। ये बात कहना चाह रहे हैं, मतलब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो फिर हम एक नया कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज के एच। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लगाएंगे, दैट इज के एच। और के एच क्या है, के एच इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, अब हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में दो तीन बातें हम जान लेते हैं। पहले ये सब मिटा देते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हेनरीज कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, मतलब के एच की जो वैल्यू है वो हर एक गैस के लिए अलग अलग होगी और किस पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ गैस पे। दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के एच की वैल्यू, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, द लोअर इज द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस, उतनी ही गैस की सोल्युबिलिटी सॉल्यूशन में कम होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट है, the volume of the value of KH increases with increase of temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KH की वैल्यू बढ़ेगी, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो solubility क्या हो जाएगी, डिक्रीज, लोअर, कम हो जाएगी। showing that the solubility decreases with increase of temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा, solubility of gas डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों बातें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है। तो आइए अब हम जानते हैं, as we know that higher the value of KH at a given pressure, जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, solubility कम होती जाएगी। यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकलती है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे समझना है, indicating that the solubility of gas increase with decrease of temperature। भाई अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब तो solubility डिक्रीज होती है, लेकिन हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो solubility क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या पता लगता है, it is due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold water। मतलब कि जो जब पानी ठंडा होता है
तो हमें लगेगा कि वो पानी तो बहुत ठंडा है, एनिमल्स को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो इसलिए एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। क्योंकि वार्म वाटर में तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उनको दिक्कत होगी, लेकिन कोल्ड वाटर में दे फील कंफर्टेबल। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि भाई कोल्ड वाटर या वार्म वाटर में से किसमें एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कोल्ड वाटर में क्यों फील करते हैं, क्योंकि कम टेम्परेचर होने की वजह से उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज हो जाती है, इसलिए उनको आसानी से ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और वो अच्छा महसूस करते हैं। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो सबसे पहले है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, वही गैसेस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना है अगर हमें, किसमें, कोल्ड ड्रिंक्स में या सोडा वाटर बोतल में, तो हम उनको हाई प्रेशर पर पैक करते हैं, सील करते हैं, ताकि उसमें ज़्यादा जो गैस है वो डिजोल्व हो जाए। इसलिए जैसे ही हम उनके ढक्कन को खोलते हैं, कैप हटाते हैं, तो बाहर का जो टेम्परेचर वो तो नॉर्मल है, अब तो फैक्ट्री में नहीं है, घर पे है जब हम, बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से अंदर की जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और वो सारी गैस बाहर निकल आती है। ठीक है। सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूबा डाइवर्स must cope with the high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater। अब आपको पता है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो पानी में या समुद्रों में आपने देखा होगा डाइव लगाते हैं, तो अपने साथ सिलेंडर भर के ले जाते हैं। तो उसमें जो सिलेंडर में गैसेस होती हैं वो हाई प्रेशर पे होती हैं, उनमें कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है गैसेस की। तो जब वो हाई प्रेशर पे अंदर क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो नेचुरल सी बात है उनके शरीर में गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड, जिसकी वजह से क्या होता है, व्हेन द डाइवर कम टुवर्ड द सरफेस, जब वो वापस बाहर निकल के आते हैं और अपना सिलेंडर हटाते हैं, तो प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब सिलेंडर नहीं लगा हुआ और जो अंदर गैसेस थी डिजोल्व हो गई थी वो बाहर निकल आएंगे। दिस रिलीजेस द डिजोल्व्ड गैसेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। ऑक्सीजन तो यूज हो गई जो हमने ली थी काम करते टाइम, लेकिन नाइट्रोजन तो एज इट इज रह गई, और वो जो नाइट्रोजन जब बाहर निकलेगी तो वो बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, और इस बबल्स की वजह से क्या होता है, दिस ब्लॉक कैपिलरीज, जो हमारी नसें हैं, ब्लड की नसें हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं वो बबल्स, एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड्स। और इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, बैंड्स, विच आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। और ये चीज़ कई बार बहुत खतरनाक हो सकती है, डेथ भी हो जाती है कई बार। तो इससे बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, टू अवॉइड बैंड्स as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the tanks used by the scuba diver are filled with air diluted with helium। तो हम उसमें जो हवा भरते हैं उसमें थोड़ी हीलियम भी मिक्स कर देते हैं, और रेशो क्या रहती है वो आपने याद कर लेनी है, 11.7% हीलियम डाल देते हैं हम, बाकी नाइट्रोजन जो वैसे 78% होती है रह जाएगी 56.2%, और ऑक्सीजन 32.1%, थोड़ी सी हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हम इस तरह की गैस मिक्स करके हम टैंक्स में ले जाते हैं, तो फिर ये बैंड वाली जो सिचुएशन है वो नहीं रहती है। और थर्ड वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब पहाड़ों पर, ज़्यादा ऊंचाई पर, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, प्रेशर कम हो जाता है, हमें पता है, तो प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, अब हवा में ऑक्सीजन कम है तो ब्लड में भी कम जाएगी, एंड ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड और क्लिम्बर, जिसकी वजह से उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉज क्लिम्बर्स टू बिकम वीक। एक तो क्लिम्बर्स क्या होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले थे उनको कहते हैं, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा वीक महसूस करते हैं, एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, और साफ साफ नहीं सोच, मतलब सोचने पे भी इफेक्ट पड़ जाता है उनका। एंड दिस सिम्टम ऑफ अ कंडीशन इज नोन एज एनोक्सिया, और इस तरह की जो बीमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। ये 3 एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ की जो आपने अच्छे से याद करनी है, समझनी है। ठीक है। अब हम देखते हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किस पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। एक तो बात ये सिंपल पहली लाइन में आ गया कि भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस की कम होगी। क्यों होगी ये हम जान लेते हैं। When dissolved, जब हम गैसेस को डिजोल्व करते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन लिक्विड फेज एंड द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड सिमिलर टू कंडेंसेशन। जब हम मतलब कि गैसेस को डिजोल्व करते हैं तो वो क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहे हैं, एक तरीके से लिक्विड फेज में जा रहे हैं,
तो गैस से लिक्विड बनेगी तो उसमें क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी, मतलब दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मेन बात ये समझने की है कि जब गैस सॉल्यूशन में जाती हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हमने शुरू में भी पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। एज डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो बस आपने तो ये याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। किसकी सॉल्युबिलिटी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये सारा कुछ था जो हमने इस वीडियो में समझना था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया तो एक बार तो पहले आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को अच्छे से समझा सकूँ, उनका आंसर आपको समझ आए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।